हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का 6 फरवरी 2023 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 फरवरी 2023 को साइंस के, वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यक्ष कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? यहाँ पे पूछा गया कि एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी है, तो यक्ष क्या हो सकता है? मतलब ऐसा कौन सा पौधा होता है, इसका क्वेश्चन का तात्पर्य है ऐसा कौन सा पौधा होता है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होता है। तो उस पौधे का नाम है घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 62 मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा है साइंस का, ये पूछा गया आपसे, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। क्या दिया गया? 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप तीसरी परख नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विलयन ए बी और सी की प्रकृति की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलयन ए जो है वो हो जाएगा अम्लीय, और विलयन बी है क्या? विलयन बी जो है कलर नहीं चेंज करा तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और विलयन सी कैसा हो जाएगा? विलयन सी हो जाएगा क्षारकी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए जिसमें है, अपवंग को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन इसमें से है, मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। फिर उसके बाद डी ऑप्शन इसमें से है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। उसके बाद ई ऑप्शन है, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बताना इसमें क्रम से सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे इसमें क्रम के अनुसार, पहले बी ऑप्शन रखेंगे, जैसे कि बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टैंक में प्रवेश करने के बाद आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। फिर उसके बाद जब क्या हो जाता है कि कंकड़ और बजरी नीचे जब बैठ जाती है, उसके बाद मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, अपवंग को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। तो इसके अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, BEDCA। ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए इसमें से है, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 मिलीमीटर मोटाई वाली तार। उसके बाद बी ऑप्शन इसमें से है, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाली तार। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ए और बी और दोनों में बराबर मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, या फिर
ए और बी दोनों में ही ऊष्मा नहीं पैदा होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी। किस वजह से बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो बी में इसलिए ऊष्मा ज़्यादा पैदा होगी कि किसी पदार्थ जो है पदार्थ की ऊष्मा का जो परिमाण होता है, ऊष्मा का परिमाण जो होता है वह निर्भर होता है लंबाई तथा मोटाई पर। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन जो है इसकी लंबाई क्या सेम है और यहाँ पे मोटाई इसकी ज़्यादा है, तो इस वजह से बी ऑप्शन में हमारी क्या होगी, अधिक ऊष्मा पैदा होगी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे R1 कथन दिया गया है, बिना बुझा चूना क्विकलाइम जल के साथ प्रतिक्रिया करे बुझा चूना उत्पन्न करता है। क्या होता है, जो बुझा चूना होता है जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, उसके बाद बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि R1 व R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे देखो कथन दिए गए हैं कि R1 और R2 क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया है या फिर विस्थापन प्रतिक्रिया है। R1 और R2 क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया कि R1 जो है वियोजन प्रतिक्रिया है और R2 क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया है। उसके बाद डी नंबर है कि R1 जो है संयोजन प्रतिक्रिया है और R2 क्या है, विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही क्या है, संयोजन है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो है यहाँ पे संयोजन प्रतिक्रिया क्यों है। संयोजन प्रतिक्रिया है ना दोनों ये, तो इस संयोजन प्रतिक्रिया इसलिए है कि जब ये दो या दो से, जैसे कि दो पदार्थ हों या फिर दो से अधिक पदार्थ हों, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, संयोजन प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है वहाँ पे, संयोजन प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पे देखो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिना बुझा चूना था जो जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। दो पदार्थ हो गए, जैसे कि बिना बुझा चूना और जल, ये दो पदार्थ हो गए और ये मिलकर क्या बनाते हैं, बुझा चूना उत्पन्न करते हैं, एक नया पदार्थ हो गया। जैसे अब यहाँ पे बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये दो पदार्थ हो गए, बुझा चूना हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये मिलकर क्या बनाते हैं, चूना पत्थर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा संयोजन प्रतिक्रिया। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, संयोजन प्रतिक्रिया हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जैसे कि कथन दिया गया यहाँ पे, पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। पिचर प्लांट का मतलब होता है घटपर्णी पौधा। कौन सा पौधा, घटपर्णी पौधा जो होता है उसको ही बोलते हैं पिचर प्लांट। तो यहाँ पे पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, बिल्कुल सही दिया गया है। पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये कथन क्या है, गलत दिया गया है। देखिए पिचर प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत दिया गया है। हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, 57 का मतलब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। नींबू का रस, वनस्पति तेल या फिर टोंटी का जल, आफूत जल, शैम्पू या फिर सिरका। नींबू का रस, सिरका, टोंटी का जल, शैम्पू, वनस्पति तेल, नींबू का रस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विद्युत के अच्छे चालक कौन कौन से, तो हो जाएगा नींबू का रस और सिरका और टोंटी का जल, ये तीनों जो है विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन पूछा, 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 68 लिखा हुआ लेकिन है कौन सा, 8 नंबर क्वेश्चन है साइंस का जो हमारा है, क्योंकि साइंस वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है।
दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री पर और दोनों कंटेनरों को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, बी में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी में दोनों समान गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में कोई गर्मी स्थानांतरित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखो, जो गर्म करने पर जितनी ज़्यादा क्या हो, जितना जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसी में ज़्यादा गर्मी क्या होगी, स्थानांतरित होगी। जैसे कि पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप बनकर तुरंत उड़ जाएगा। जबकि जो यहाँ पे जो सरसों का तेल है क्या है, इसको गर्म करेंगे तो बिल्कुल भी क्या होगा, वाष्पित नहीं होगा। तो इस प्रकार ए में क्या हो जाएगा, अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी जिस लीटर में पानी होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? तो ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रंध्र कहलाएंगे ये। अब यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इधर लवण दिया गया है, इधर क्षार दिया गया है, इधर अम्ल दिया गया है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा लवण है, कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है, उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे यहाँ पे। इसमें क्षार कौन सा है? जैसे कि मैग्नीशियम जो ये है MgOH2, ये क्या है, क्षार है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक जगह पे फिल कर देंगे MgOH2 को। उसके बाद जैसे पूछा गया फिर से क्षार कौन सा इसमें से है, तो KOH जो है ये भी क्षार है, तो यहाँ पे KOH फिल कर देंगे। और उसके बाद अगला जो पूछा गया अम्ल, यहाँ पे अम्ल भरना है। तो यहाँ पे कौन सा अम्ल इसमें से है, तो यहाँ पे जो NHO3 है ये क्या है, ये एक प्रकार का अम्ल होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा ये बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे NHO3। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारतों की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, उसकी स्पष्ट छवि प्राप्त हो जाएगी। हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें से भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच का टूटना, गेहूं पीसना और पानी उबालना। ये तीनों क्या हैं, एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक लड़की एक धन आवेशित क्षण और एक ऋण आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नज़दीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित दोनों क्षणों की ओर। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि जो है एक ऋण आवेशित क्षण और एक धन आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नज़दीक अगर लाया जाएगा तो दोनों ओर क्या हो जाएगी, जो जल की धारा है दोनों की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बाद में हम लोग जो चैप्टर है इसका चाल और दूरी वाला बाद में कराएंगे आपको इसको। यहाँ पे 74 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? तो यहाँ पे पूछा गया कि नहीं होगा, तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वपतन इसमें सहायक नहीं होगा। जबकि निस्संदन या फिर फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिकैंटेशन निस्तारण और अवसादन, ये तीनों ही क्या करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे। जबकि यहाँ पे ऊर्ध्वपतन इसमें से हेल्प नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आपको, यहाँ पे जो ऊर्ध्वपतन होता है कब होता है, जब कोई ठोस पदार्थ सीधा क्या होता है,
वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई ठोस पदार्थ क्या हो जाता है, सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ऊर्ध्वपतन। जैसे कि कपूर होता है, कपूर क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसको गर्म करेंगे तो सीधा क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, चरण ए जैसे कि है, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गईं। उसके बाद चरण बी में क्या हुआ, उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसके अनुसार चरण ए क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, और चरण बी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। जैसे कि ए ऑप्शन इसमें दिया गया है, छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो छाया का साइज होता है वो प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच जो दूरी होती है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे कि जो छाया की स्थिति होती है वो आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। और उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। ये क्या है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। छाया कैसी दिखती, सभी की सेम दिखती, चाहे वो जिस कलर का हो। उसके बाद अगला है इसमें से, छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा की जा सकती है। क्या पूछा गया इसमें से, क्या बताया गया है आपको कि यहाँ छाया बनने की जो व्याख्या है वो प्रतिबिंब बनने की अवधारणा की जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि जो छाया बनने की व्याख्या अलग है, प्रतिबिंब बनने की अवधारणा जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो हमारे थे वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन दिया गया इसमें से ए नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, नीचे दिए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे यश1 के बारे में बताया गया है, सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। उसके बाद अगला है यश2 नंबर, ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि F1 गलत है और F2 सही है, क्योंकि यहाँ पे जो तारों को कसने से इसमें जो उत्पन्न ध्वनि है इसका तारत्व कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका तारत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ध्वनि का तारत्व जो है डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्न में सही कथन को पहचानिए। जैसे कि ऑप्शन ए है इसमें से, दुम्मट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, बलुआ मृदा की तुलना में दुम्मट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, चिकनी मृदा में पानी की रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है। और उसके बाद ऑप्शन डी है, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर के उच्चतर होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि जो बलुआ मृदा होता है उसमें पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से क्या होती है, उच्चतर होती है। यहाँ पे मतलब चिकनी मृदा से बलुआ मृदा में क्या होता है, ज़्यादा पानी रिसता है। तो हमारा इसमें से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। क्या किया, तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को
स्विच के रास्ते एक शेल्फ से जोड़ा गया, स्विच बंद करने पर क्या होगा? क्या होता है, एक शिक्षक होता है, वो तांबे के तार को एक लंबे टुकड़े का एक लोहे के कील पर जो है कुंडली के रूप में लपेटता है तांबे के तार को। और क्या होता है यहाँ पे, परिपथ पूर्ण करने के लिए खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक शेल्फ से जोड़ा गया, और स्विच बंद करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। स्विच जब बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो लोहे की कील होगी एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? किस प्रकार की सोच को विकास करने के लिए, आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा? अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा करनी चाहिए, उन पहलुओं को पहचान करना जो अपनाए गए तरीकों के लिए और उसके खिलाफ हैं, उसके बाद वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए किसी स्टूडेंट में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा करनी चाहिए, और उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए और इसके खिलाफ हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार इसमें से इसमें से सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता? विज्ञान अधिगम का एक अंतः विषय परक क्षेत्र है। तो ये क्या बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन। वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। और उसके बाद अगला है, नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है कि नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे कि एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विज्ञान की प्रकृति के बारे में जो कथन सबसे अच्छा दिया गया है, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। विज्ञान क्या है, सामाजिक प्रयास है। बिल्कुल कथन सही दिया गया यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान की पाठ चर्चा के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पूछा गया कि विज्ञान की जो पाठ चर्चा है उसको वैध होने की क्यों जरूरत है? यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही दिया गया है कि जो है विज्ञान क्या समझने में मदद करता है, सामाजिक कारक समझने में मदद करते, कैसे सामाजिक कारक जो होते हैं विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को जो है विज्ञान को एक अचूक मतलब क्या, जिसका कोई तोड़ ना हो, उसके रूप में देखने में मदद करता है। यहाँ पे समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। तो विज्ञान के बारे में बिल्कुल गलत दिया गया है। और उसके बाद अगला है, यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसमें से हमारे ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन क्या थे, बिल्कुल सही थे। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि विज्ञान की पाठ चर्चा के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? तो विज्ञान की पाठ चर्चा को वैध रूप होने से क्या मदद मिलेगी? यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं, और यह शिक्षार्थी को विज्ञान के अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है कि जब क्या है कई गलत चीज़ें, असंगत चीज़ें, अवलोकन उनके क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो कोई सिद्धांत हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, संकट हो जाता है, उसको खतरा हो जाता है। तो यहाँ पे F1 और F2 बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हमारे हैं, इसके अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। S1 और F2 दोनों सत्य हैं और F1 जो है F2 की सही व्याख्या है, तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। अब इसके अनुसार यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उपरोक्त उद्धरण में विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए इसमें से है सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम, एक इसमें से सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है, विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है, विज्ञान जो है आनुभाविक प्रमाण पर आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में नियम और सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे इस कथन में जो पूरा पैसे दिया गया था, इसमें किसके बारे में बताया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विज्ञान है वो आनुभाविक प्रमाण पर आधारित है। तो इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियाँ आपके छात्रों के मध्य सहायक होंगी। जिसमें से ऑप्शन ए में दिया गया है, जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज, शिक्षार्थियों को विज्ञान के अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करने के लिए कहना, छात्रों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना, प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूलों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ आपके छात्रों के मध्य सहायक होंगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज करना और उसके बाद छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा ए सी और डी जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। अब यहाँ पे उसके इस प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे। विद्यार्थियों को सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। यह बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि जब स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है तो आप ही को उत्तर बताना है ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे। ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है कि अगर विद्यार्थी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहेंगे और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन इसमें से है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की कल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। या फिर विद्यार्थी को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की कल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे।
और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। क्योंकि साइंस यहाँ पर साइंस पढ़ाई जा रही है, तो साइंस कैसी होनी चाहिए, साइंस प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ना कि उसको रटवाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फिर से, एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत हैं। उसके बाद बी ऑप्शन इसमें से है, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। उसके बाद अगला है सी ऑप्शन इसमें से, कि विद्यार्थी पदार्थों A, B, C और D की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत के हैं। ए ऑप्शन सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, विद्यार्थी जब उसको क्या दे दी गई, जब पदार्थ यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो अज्ञात नमूने जब दे दिए गए बच्चों को चीनी, नमक और फिटकरी के, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी घुलनशीलता का परीक्षण करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न भिन्न प्रकार से घुलते हैं। क्योंकि जब अलग अलग बच्चे क्या होगा, उनका घुलने का जो है अलग अलग तरीका अलग होगा, तो फिर बी नंबर ऑप्शन सबसे क्या होगा, लास्ट में होगा। तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा A, C और B। ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर C, फिर और B। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। ये क्या बिल्कुल सही है। अगर लोकतांत्रिक कक्षा है तो क्या करता है, शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने का अगर सुरक्षित स्थान देता है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि नहीं है, चित्रण नहीं करता, तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ए, सी और डी ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 फरवरी 2023 को, वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।